हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज देखेंगे जनवरी मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी टू 2v एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो देखिए यहाँ पे आपको Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा दे रखा है, इज इक्वल टू गामा। आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू का हम जो कॉमन फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें आप देखिए एन आर डेल्टा टी को हम पी डेल्टा भी लिख सकते हैं, तो एन आर डेल्टा टी को हम लिख देंगे पी डेल्टा वी। एफ की वैल्यू अब यहाँ पे सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं गामा के फॉर्म में, तो एफ मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें गामा के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इनटू पी डेल्टा वी। तो पी को तो एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वी से 2v हुआ है, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं हम, वी 2v माइनस वी अपॉन ये डिवीजन का 2 एज इट इज़ रखेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, पी वी अपॉन गामा माइनस 1, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बोला गया है an ideal gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8 by 27 of its original volume if gamma is equal to 5 by 3, then the rise in temperature is। तो देखिए स्टूडेंट्स, एडियाबेटिक प्रोसेस है, आपको टेम्परेचर का चेंज पता करना है और गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा टी और वी का जो रिलेशन है वो हम यूज़ करेंगे। तो टी और वी का रिलेशन है टी वी टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो T1 V1 टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू पावर गामा माइनस 1। T1 आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा 300 केल्विन। V1 को हम एज इट इज़ रखेंगे, पावर में गामा माइनस 1, गामा आपको दे रखा है 5/3, 5/3 माइनस 1 आप करोगे तो आपको मिलेगा 2/3 इज इक्वल टू T2 हमें फाइंड करना है। और V2, तो V2 कितना लेंगे हम, तो इनिशियल वॉल्यूम से 8/27 टाइम्स, मतलब कि 8 V1 डिवाइड बाय 27 और पावर में आ जाएगा 2/3। इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे आपको T2 की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली मिलेगी 675 केल्विन। ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना है चेंज, राइज इन टेम्परेचर। तो देखिए इनिशियली 300 केल्विन था और अब बढ़ के वो 675 केल्विन हो चुका है, तो मतलब कि हमारा जो राइज इन टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, तो 675 माइनस 300 मतलब कि 375 केल्विन, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन 3, डायटोमिक गैस इनिशियली एट 18 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन विल बी। तो यहाँ पे भी सेम वही इक्वेशन का यूज़ करेंगे, T1 V1 टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू पावर गामा माइनस 1। T1 आपको 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 291 केल्विन इंटू V1। तो V1 को हम एज इट इज़ रखेंगे, गामा, तो गामा की वैल्यू आपको दी नहीं है, बट हम जानते हैं डायटोमिक गैस के लिए वो कितनी होती है, तो उसमें से आप 1 को माइनस करोगे तो वो आपको मिल जाएगी 2/5 इज इक्वल टू T2 हमें फाइंड करना है और V2, तो V2 की वैल्यू हम क्या लेंगे, तो इट इज़ 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब कि V1 डिवाइड बाय 8 और उसके पावर में आ जाएगा 2/5। सिंप्लीफाई करने पे फाइनली आपको T2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो मिलेगी 668 केल्विन। आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन सी में, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नंबर 4, 1 mole of an ideal gas at initial temperature of T Kelvin does 6 hour joule of work adiabatically
इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ दिस गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज 5/3, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको CP/CV दे रखा है, कितना दे रखा है, CP/CV इज इक्वल टू 5/3, और यहाँ पे वर्क डन हुआ है 6 R जूल, मतलब कि W इज इक्वल टू 6R। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज़ करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो उसमें डेल्टा क्यू तो हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो बनेगा जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो आप डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो रखोगे NCV डेल्टा टी, और N की वैल्यू आपको ऑलरेडी 1 मोल दे रखी है, तो CV की जगह FR/2 लगाएं, तो ये हो जाएगा FR डेल्टा टी डिवाइड बाय 2 प्लस वर्क डन आपको दिया हुआ है 6R। ओके स्टूडेंट्स, R को आप दोनों में से कॉमन ले सकते हो, और फिर आप उसको ज़ीरो के डिवीज़न में पुट करोगे, तो आपका जो इक्वेशन है वो बनेगा F डेल्टा टी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 - 6। तो F डेल्टा टी विल बी इक्वल टू -12। तो डेल्टा टी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -12 डिवाइड बाय F। अब हमें क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है T, तो डेल्टा टी की जगह हम TF माइनस TI, मतलब कि TF माइनस T लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको TF माइनस टी इज इक्वल टू मिल जाएगा -12/F, और F की वैल्यू 3 रखने पे वो हो जाएगा -4। तो फाइनली आपको सॉरी TF इज इक्वल टू मिल जाएगा हाउ मच, T-4 केल्विन। तो देखिए T-4 केल्विन कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन डी में, राइट। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है अ सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज। तो देखिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस तरह की प्रोसीजर में हम कंसिडर कर सकते हैं, सॉरी वर्क डन। तो अगर हम सारी प्रोसीजर के ग्राफ ड्रॉ करें, P वर्सेस V ग्राफ, तो P वर्सेस V ग्राफ में सबसे ज़्यादा एरिया कौन एनक्लोज कर रहा होता है, आप जानते हैं, तो आइसोबैरिक प्रोसेस दिस इज फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो एनक्लोज्ड एरिया है वो सबसे ज़्यादा होता है बाकी सारी प्रोसेसेस के कंपेयर में। तो यहाँ पे अगर हम बोलें तो वर्क डन आइसोबैरिक प्रोसेस में सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज heated at constant pressure, fraction of heat energy supplied which increase the internal energy of gas is। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी है उसका यूज़ करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। प्रोसीजर में आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो दोनों तरफ आप डेल्टा यू से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा यू, तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, प्लस डब्ल्यू अपॉन डेल्टा यू। आगे के प्रोसीजर में क्या करेंगे, हमें क्या पूछा गया है, तो फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको कांस्टेंट प्रेशर दिया गया है, तो डेल्टा क्यू की जगह हम या तो
इसको एज इट इज़ रखते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम पी डेल्टा वी बोल सकते हैं या तो एन आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा यू मतलब एन सी वी डेल्टा टी। इसमें से एन डेल्टा टी को आप कैंसिल आउट कर दोगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन सी वी। और इसमें सी वी की वैल्यू पुट करने के बाद अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू जो है वो मिल जाएगा 0.6। मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 7th में आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दी गई है और इसमें आपको वर्क डन निकालना है, मतलब कि हीट एनर्जी निकालनी है। बट हीट एनर्जी आप जानते हो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन के इक्वली होती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, बिकॉज इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू वॉट 0। तो डब्ल्यू मतलब कि वर्क डन मतलब कि एरिया इनक्लोज बाय द साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो शेप है वो आप देख सकते हो सर्कुलर शेप है, तो इसका हम एरिया क्या लिखेंगे, पाई, एक्चुअली पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है बट यहाँ पे हम R1 इंटू R2 लिखेंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं। तो पाई R1 मतलब हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं जो कि कितनी है, तो 30 माइनस 10 मतलब 20, और 20 का भी हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि किलो पास्कल में दे रखा है आपको। और R2 मतलब ये वैल्यू ले लेंगे जो कि किसके इक्वल है, तो 20/2 ये भी हो जाएगा, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई लीटर में वैल्यू है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा। 10⁻+3 - 3 कैंसिल करेंगे तो 10 10 100 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। 100 मतलब 10⁻² बोल सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 8, मोनोएटॉमिक गैस एट pressure P1 and volume V1 is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. What is the final pressure? एडियाबेटिक प्रोसेस है तो फॉर्मूला यूज करेंगे P1 V1 टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू पावर गामा। ओके, P1 को आप एज इट इज रहने दो, V1 के पावर में हम लिख लेंगे 5/3 इज इक्वल टू P2 को एज इट इज रहने दो, V2 के जगह हम ले लेंगे V1/8 और उसके पावर में 5/3। सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनली जो P2 की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, तो 32 टाइम्स ऑफ P1, मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नंबर 9, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर देन रेशियो ऑफ CP/CV। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंडर में प्रेशर जो है वो आपको क्या मिल रहा है, टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P2 टू पावर -3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं P और D का क्या रिलेशन है, तो PT टू पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो T की पावर एक तरफ दी हुई है गामा अपॉन 1 माइनस गामा और दूसरी तरफ दी हुई है -3। सिंप्लीफाई करने पे आपको जो गामा की वैल्यू है वो मिलेगी 3/2 मतलब कि 1.5। तो यही तो होता है CP/CV, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या रहेगा 1.5, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V एक्सपेंड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V एंड देन एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 16V देन फाइनल प्रेशर विल बी। तो पहले आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन लगाएंगे, उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन लगाएंगे। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P की जगह P ले लेते हैं, V1 की जगह V ले लेते हैं, P2 हमें पता करना है। वॉल्यूम बढ़ के 2V हो गया तो प्रेशर घट के हाफ हो जाएगा, मतलब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/2। अब हमें एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन लगाना है P2 V2 टू पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 टू पावर गामा। P2 की जगह ले लेंगे P/2
V2 की जगह ले लेंगे 2V2 पावर 5/3 इज इक्वल टू P3 हमें फाइंड करना है, और V3 की जगह ले लेंगे 16 टाइम्स ऑफ V2 पावर 5/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमें जो P3 की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, तो वो मिलेगी हमें P/64। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 11, इन एन एडियाबैटिक चेंज द प्रेशर P एंड टेम्परेचर T of a monoatomic gas are related by the relation P proportional to T2 power C, मतलब कि P T2 पावर माइनस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन C इज इक्वल टू। तो यहाँ पे भी सेम जो हमने नाइन्थ में प्रोसीजर की वही करेंगे। इसको पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। T2 पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू सी। तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस सी। सिंप्लीफाई करने पे सी और गामा का जो रिलेशन है वो हमें मिलेगा सी इज इक्वल टू गामा अपन गामा -1। अब यहाँ पे आपको गैस का टाइप क्या दिया हुआ है, मोनो एटोमिक, और मोनो एटोमिक गैस के लिए आप गामा की वैल्यू जानते हो क्या होती है, 5/3। तो गामा की जगह 5/3 पुट करने पे आपको सी की वैल्यू मिलेगी 5/2। ओके, तो मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 12, अ सिस्टम इज गिवन 300 कैलोरी ऑफ हीट एंड इट डज 600 जूल ऑफ वर्क, हाउ मच डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज इन दिस प्रोसेस। 1 कैलोरी इज इक्वल टू आप जानते हो कितना होता है, 4.18 जूल। तो यहाँ पे आपको आंसर जूल में लाना है, तो उसके लिए जो भी वैल्यूज़ कैलोरी में थी उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो हीट जो है डेल्टा क्यू वो आपको दे रखी है 300 कैलोरी। उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप अप्रोक्सीमेटली 4.2 से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 4.2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो मिलेगी 1260 जूल। यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है, 600 जूल। और आपको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ऊपर की दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने पे आपको अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है वो कितना मिलेगा, 660 जूल। मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर रहेगा। अगर आप 4.18 लेते हो तो आपको एग्जैक्टली 654 जूल आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, नंबर 13, इसमें आपको एक पी वर्सेस बी ग्राफ दे रखा है और पूछा है एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेस from the same initial state as shown in the figure below. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3 and 4 is. आपको एडियाबेटिक प्रोसेस आइडेंटिफाई करने, उसमें देखो अब ये जो 4 नंबर की प्रोसेस है वो तो आइसोबारिक है, और 1 नंबर की जो प्रोसेस है वो आइसोकॉरिक है, तो वो दोनों तो आएंगी नहीं। 3 और 2 में आप देखो किसका स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा वही हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। तो सेकंड नंबर का जो ग्राफ है उसका स्लोप ज़्यादा है, मतलब कि सेकंड नंबर का जो ग्राफ आपको दे रखा है वही एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ है। मतलब कि 13 में जो हमारा आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए। ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एन आइडियल गैस फॉलोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन पी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको गिवन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे हम पहले एक बार वी और टी का रिलेशन ले लेते हैं। टी की जगह आप आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एन आर टी बाई वी पुट कर दीजिए, इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कॉन्स्टेंट सी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा। तो टी और वी का रिलेशन देखें तो वी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब कि जब टी की वैल्यू इंक्रीज होगी तब वी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे ऑप्शन सी हमारा मैच हो रहा है कि V2 जब V1 से ग्रेटर होगा तब T2 T1 से लेस होगा, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 15, यहाँ पे आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दी हुई है और BC पाथ पे क्या जो वर्क हो रहा है वो आपको पता करना है। तो BC प्रोसेस आप देखिए कैसी, इस BC प्रोसेस के ड्यूरिंगली कांस्टेंट है क्या, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो उसको हम आइसोकॉरिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0। दोनों तरफ आप P से मल्टीप्लाई कर दो, अब P डेल्टा भी मान लो, वर्क डन W,
तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा 0। तो BC प्रोसेस के ड्यूरिंगली कोई वर्क नहीं हो रहा है, मतलब कि वर्क डन रहेगा 0। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 16 देखिए, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय सिस्टम रिस्पेक्टिवली इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कैसी प्रोसेस दी आप देख लीजिए। ओके, यहाँ पे प्रोसेस को भी आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें डेल्टा क्यू एक्चुअली उन्होंने 0 ले रखा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी डेल्टा क्यू हम 0 लें तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आपको 0 मिलेगा। मतलब कि हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू 0 हम कौन सी प्रोसेस में लेते हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ये एक तरह की एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो ये एक तरह की एडियाबैटिक प्रोसेस है और डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है। तो आप देखिए इस तरह की प्रोसेस आपको ऑप्शन ए में दे रखी है। मतलब कि 16th का जो हमारा करेक्ट आंसर हो क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। 17 में इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। उसमें ए दिया है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। नो, इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 18 में देखिए आपको क्या बोला है। इन आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन सच दैट इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम VI टू VF एंड प्रेशर फ्रॉम PI टू PF, वर्क डन बाय द गैस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम वर्क डन का फॉर्मूला जानते क्या होता है, nRT ln VF अपॉन VI और nRT ln PI अपॉन PF। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आपको सर्च करना है। फर्स्ट ऑप्शन है nRT ln VI अपॉन VF, दैट इज रॉन्ग। अगर आपको VI अपॉन VF लिखना है तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है। सेकंड में दिया W इज इक्वल टू माइनस NRT ln VF अपॉन VI, नहीं, अगर VF अपॉन VI है तो आगे माइनस नहीं लगाना है। तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट है। सी दे रखा है आपको W इज इक्वल टू NRT ln PF अपॉन PI, नहीं, अगर आपको PF अपॉन PI लिखना है तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो बचा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। देख लीजिए उसमें क्या दिया, W इज इक्वल टू माइनस NRT ln PF अपॉन PI। एक्चुअली फॉर्मूला है NRT ln PI अपॉन PF, बट अगर आपको PF अपॉन PI लगाना है तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में करेक्टली दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 19, इसमें आपको एसर्शन रीजन दिया हुआ है। एसर्शन है, इन एडियाबैटिक कंप्रेशन द इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम गेट डिक्रीजेस। और दूसरा रीजन दिया था एडियाबेटिक कंप्रेशन इज अ स्लो प्रोसेस। तो रीजन तो आप देख सकते हैं रॉन्ग दिया हुआ है आपको। एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर टायर बर्स्ट होता है तो दैट इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो टायर बर्स्ट होने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस, मतलब कि रीज़न जो आपको रॉन्ग दिया हुआ है। एज वेल एज एसर्शन भी रॉन्ग ही है, क्योंकि एडियाबेटिक कंप्रेशन में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है। ओके, मतलब कि यहाँ पे एसर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट हैं। मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये SHM से है। इसमें आपको एक फिगर दे रखी है और बोला है पार्टिकल स्टार्ट्स विथ SHM from the mean position as shown in figure. Its amplitude is A and time period is T. At one time its speed is half that of the maximum speed. Then what is the displacement? आपको कंडीशन दे रखी v इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब कि Vm/2। देखिए v का इक्वेशन हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में क्या होता है, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Vm को हम क्या लिखते हैं, ए ओमेगा डिवाइड बाई 2। दोनों तरफ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट कर दो और x को सब्जेक्ट बनाने पे आपको x की जो वैल्यू है वो मिलेगी √3a/2। मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या रहेगा, √3a/2। मतलब कि ऑप्शन सी a √3/2 भी उसको लिख सकते हैं। नंबर 21, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t। द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू a/2। तो देखिए यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि जो ऑसिलेशन है कहाँ से शुरू हो रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो हमारा जो
डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें लेना है ए बाई टू, क्योंकि पार्टिकल ए से ए बाई टू पे आ रहा है। ए बाई टू इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ए से ए को कैंसिल कर दो तो ओमेगा टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा पाई बाय 3, और सिंप्लीफाई करने पे जो टाइम की वैल्यू है वो आपको मिलेगी टी बाई 6। ओके, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 22, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेमी एंड 5 सेमी। द corresponding velocity of the body is 10 सेमी पर सेकंड एंड 8 सेमी पर सेकंड। द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया हुआ है, अगर वो आपको याद नहीं है तो आप मैन्युअली मेथड कर सकते हैं। इसमें आपको वी और एक्स का जो रिलेशन है वो यूज़ करना है। वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगा, 10 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन बनेगा 8 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे आपको ए की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें तो दोनों का रेशियो लेना है आपको। रेशियो लेने पे आपको कम मिलेगा, 10/8 मतलब कि 5/4 लिख सकते हैं। 5/4 इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट इस तरफ ले लोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और फिर सिंप्लीफाई करने पे आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 41। ठीक है, अब आपको ये ए स्क्वायर की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो 10 इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन बनेगा ओमेगा रूट ओवर ए का स्क्वायर हम ले लेंगे 41 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, मतलब कि 10 इज इक्वल टू ओमेगा रूट 41 माइनस 16 मतलब हो जाएगा 25, और 25 का रूट होता है 5। सो आपको ओमेगा इज इक्वल टू मिल जाएगा 2, और हमें निकालना है टाइम पीरियड टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी पुट कर सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम पीरियड टी हमें मिलेगा पाई सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 23, आपको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड दे रखे ओमेगा एंड ए। डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजिशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी is T, पोटेंशियल एनर्जी इज V, देन रेशियो ऑफ T to V। तो T बाई V, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के को कैंसिल आउट कर दो तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको बोला है व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 1/4 इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि U इज इक्वल टू यू मैक्स डिवाइड बाय 2। ड्यूरिंग द ऑसिलेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन इन टर्म ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इज। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम U का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और U मैक्स होता है हाफ के ए स्क्वायर डिवीजन में 2। दोनों तरफ से हाफ के कैंसिल करो और x को बना दो सब्जेक्ट, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, a/2। यहाँ पे स्मॉल a लिया हुआ है तो स्मॉल a ले लेंगे, तो स्मॉल a/2। स्मॉल a/2 आप देख सकते हो ऑप्शन सी में आपको दे रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। 25, सिंपल पेंडुलम से द सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ ट्रॉली विच मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, देन टाइम पीरियड इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 pi√L/g डैश, वेर g डैश इज इक्वल टू। तो ट्रॉली से जब कोई सिंपल पेंडुलम हैंग किया होता है और ट्रॉली मान लो ए एक्सेलरेशन से ट्रेवल करे तो उस पर दो तरह का एक्सेलरेशन आएगा, एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज़ डाउनवर्ड एंड एक सूडो एक्सेलरेशन विच इज़ अपोजिट टू इट्स मोशन एक्सेलरेशन। तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंगली
ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो हमारे फार्मूला में जी डैश इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर या तो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 26, a simple pendulum is executing SHM with time period t. If the length of pendulum is increased by 21%, the percentage increase in time period of the pendulum is। तो देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपको 5% से ज़्यादा दे रखे हैं, तो हमें जो मैनुअल मेथड है वो करनी है। सबसे पहले हम लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो देख लेते हैं। तो एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस 21% ऑफ एल, मतलब कि एल प्लस 0.21 एल आएगा, मतलब कि हमारा जो एल डैश है वो क्या हो जाएगा 1.21 एल। अब हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, उसके अकॉर्डिंगली टी इज़ प्रपोजनल टू क्या होता है, रूट एल, मतलब कि टी डैश इज़ प्रपोजनल टू क्या लिख सकते हैं, रूट एल डैश। चलिए इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो टी बाय टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एल अपॉन एल डैश। तो टी अपॉन टी डैश इज इक्वल टू रूट ओवर एल अपॉन एल डैश ले लेंगे 1.21 एल। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको टी डैश इज इक्वल टू मिलेगा 1.1 इंटू टी, मतलब कि चेंज इन पीरियडिक टाइम क्या है हमारा 0.1। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपको फाइनली जो आंसर है वो क्या मिलेगा 10%। मतलब कि अगर लेंथ में 21% इंक्रीज़ करोगे तो पीरियडिक टाइम कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 27, a mass m is vertically suspended from a spring of negligible mass. The system oscillates with frequency n. What will be the frequency of the system if mass is 4m? देखिए यहाँ पे मास 4 टाइम्स किया गया है, फ्रीक्वेंसी और मास का हमारा रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एन। तो अगर मास 4 टाइम्स कर दिया तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी सिंपली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो अगर मास 4 टाइम्स किया है तो 4 का रूट हो जाएगा 2, मास बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी कितना, तो रूट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब कि 2 टाइम्स। इनिशियल फ्रीक्वेंसी अगर हमारी एन है तो मास 4 टाइम्स करने के बाद हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, n/2 हो जाएगी सिंपली। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं 28, इफ अ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग इज 2 सेकंड, देन पीरियड ऑफ मास 4m विल बी। तो यहाँ पे पीरियडिक टाइम का रिलेशन लेना है। तो पीरियडिक टाइम क्या होता है, रूट ऑफ एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मास 4 टाइम्स किया है तो पीरियडिक टाइम क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब कि पहले पीरियडिक टाइम 2 सेकंड है, अब वो 2 टू ज़ा मतलब 4 सेकंड हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 29, यहाँ पे आपको स्प्रिंग ऑसिलेशन का केस दिया हुआ, दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/2π√T/m। ठीक है, अब इसमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो दोनों स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई है तो दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो K की जगह आप ये वाला इक्वेशन लगा दीजिए, तो हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा 1/2π K1 K2 अपॉन m इंटू K1 प्लस K2। तो देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे दे रखा है, इस तरह का ऑप्शन आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 30 में भी आपको स्प्रिंग ऑसिलेशन का केस दिया हुआ है, दो स्प्रिंग यहाँ पे पैरेलल में है, आपको यहाँ पे भी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का वही फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू 1/2π√K/m। चलिए यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में हम क्या करते हैं, दोनों का एडिशन, मतलब कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू K प्लस 2K, इसको K डैश बोल देते हैं यहाँ पे।
के प्लस 2 के क्या हो जाएगा 3 के। तो इसको यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दीजिए तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट ओवर के डैश की जगह ले लेंगे 3 के डिवाइड बाय मास कितना ले लेंगे m। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 31, mass m is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that the mass executes SHM of time period t. If mass is increased by m, the time period becomes 5t/3. Then m by m आपको पता करना है। तो हम जानते हैं कि t क्या होता है, रूट ओवर m के प्रपोजनल होता है। अब यहाँ पे अगर मास कैपिटल M दिया है तो कैपिटल M ले लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पीरियड आपको दिया है 5t/3। वो हम प्रपोजनल ले सकते हैं किसके, तो मास बढ़ाकर m प्लस स्मॉल m कर दिया गया है। चलिए दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो लेने पे इक्वेशन हमारा बनेगा 3/5 इज इक्वल टू रूट ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। रूट इस तरफ लेने पे स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 9/25 इज इक्वल टू m/m प्लस n। और सिंप्लीफाई करने पे फाइनली आपको स्मॉल m/M मिल जाएगा 16/9। मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 32 में आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन SHM के लिए ट्रू है। तो इसके लिए हम हमारी जो कंडीशन है a प्रपोजनल टू -y सेटिस्फाई किस इक्वेशन में हो रही है वो चेक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x इज इक्वल टू आपको दे रखा है, y भी ले सकते हैं डजेंट मैटर, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। इस पे से वेलोसिटी निकालेंगे तो वो आपको मिल जाएगी ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी। और उस पे से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो देखिए यहाँ पे SHM की जो कंडीशन है फर्स्ट केस में ही फुलफिल हो रही है, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 33 में आपको बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2, द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग O, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड, इट विल बी एज गिवन बिलो इन द ग्राफ। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का करेक्ट ग्राफ आइडेंटिफाई करना है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और मिड पॉइंट पे ज़ीरो होती है। तो इस तरह का ग्राफ आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34, इन अ साइनोसॉइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज 0.17 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे। देखो एक्सट्रीम से मिड पॉइंट तक आने के लिए 0.17 सेकेंड, मतलब ये तो पीरियडिक टाइम का 1/4 हुआ। तो t/4 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0.17, तो उस पर से आप t निकाल लो। तो t आपको मिलेगा 0.68 सेकेंड, और उस पर से निकालनी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ पीरियडिक टाइम, मतलब कि 1/0.68, तो ये आपको मिल जाएगा 1.47 हर्ट्ज। मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 35 देखते हैं, इसमें आपको बोला है पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM with amplitude A, period of oscillation is t, the minimum time taken by particle to travel half of the amplitude from equilibrium position। equilibrium position की बात हो रही है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम क्या ले लेंगे, a sin ओमेगा टी। x की जगह हम ले लेंगे a/2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ए से कट जाएगा तो ओमेगा टी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा π/6, और ओमेगा की जगह हम 2π/t लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमें टाइम की जो वैल्यू मिलेगी t/12।
मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 36 देख लीजिए। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इज इक्वल टू 0 विथ एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t। स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x इज इक्वल टू a/2 विल बी। तो स्पीड का डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हम रिलेशन जानते हैं, स्पीड v इज इक्वल टू होता है ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसमें ओमेगा इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 पाई/t और अंदर x की जगह हम पुट कर देंगे a/2 मतलब कि a स्क्वायर बाय 4। स्क्वायर करने पे हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4। सिंप्लीफाई करने पे आपको जो आंसर है वो मिलेगा πa√3 डिवाइड बाय t। इस तरह का ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में πa√3/t, मतलब कि सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 37 A period of oscillation of mass m suspended from spring of negligible mass is t. If along with it another mass m also suspended, then the time period will be। तो स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड का रिलेशन हम मास के साथ जानते क्या होता है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास m। इस तरह से सिंप्लीफाई करने पे हमें टी डैश जो मास बढ़ाने के बाद पीरियडिक टाइम है वो एक्चुअल टाइम पीरियड से कितना मिलेगा, √2 टाइम्स मिलेगा। मतलब कि टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ टी। अगर मास डबल हो जाएगा तो पीरियडिक टाइम √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x इज इक्वल टू दे रखा है a cos ओमेगा टी। ठीक है, आपको करेक्ट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पहचानना है। तो अगर x cos पे डिपेंडेंट है, राइट, तो वेलोसिटी v जो है उसका हमें जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा, माइनस साइन ग्राफ मिलेगा। और एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो हमें कैसा मिलेगा, माइनस कॉस। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उससे अपोजिट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होता है। तो देखिए माइनस कॉस का ग्राफ आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो माइनस कॉस का ग्राफ हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 39 The waves in which the particle of the medium vibrate in direction perpendicular to the direction of the wave motion is। तो इस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, राइट। 40 For a wave propagating in a medium, identify the property that is independent of other। तो हम जानते हैं कि मीडियम चेंज होने पे क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। 41 If the tension on the stretched string is doubled, then the ratio of initial and final speed of the transverse wave। तो स्पीड का टेंशन के साथ क्या रिलेशन है, तो स्पीड जो है वो √t के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें v1/v2 इज इक्वल टू √T1/T2, तो जो पीरियोडिक टाइम है वो डबल कर दिया गया है। सॉरी, नॉट पीरियोडिक टाइम, टेंशन जो है वो डबल कर दिया गया है। तो ऊपर वाला जो टेंशन है वो तो एज इट इज़ रखते हैं, नीचे टेंशन डबल कर देते हैं। सॉरी, मतलब कि T2 इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ T1। तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा। तो v1/v2 जो रेशियो हमें पूछा गया है वो हमें क्या मिलेगा, 1/√2। 1/√2 हमें कहाँ दे रखा है, देखो ऑप्शन बी में दे रखा है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। 42 साउंड वेव्स ट्रेवल एट 350 मीटर पर सेकंड थ्रू अ वार्म एयर एंड 3500 मीटर पर सेकंड थ्रू ब्रास। ब्रास एक तरह का मेटल होता है। द वेवलेंथ ऑफ 700 हर्ट्ज acoustic wave as it enters brass from warm air। तो सबसे पहले देखिए आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो वार्म एयर में आपको वेलोसिटी दे रखी 350 मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ है 700 मीटर। तो ये हो जाएगा हाफ हर्ट्ज। सॉरी, यहाँ पे आपको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उस पर से लेमड़ा निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेमड़ा इज इक्वल टू v/f। तो लेमड़ा इज इक्वल टू आपको मिलेगा हाफ मीटर। अब आगे क्या करना है देखिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे
कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो दोनों मीडियम्स में हम फ्रीक्वेंसी सेम ले लेते हैं। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए मतलब वार्म एयर में फ्रीक्वेंसी, जिसको हम वी अपॉन लेमडा ए लिख सकते हैं, और एफ बी मतलब ब्रास में फ्रीक्वेंसी, जिसको हम वी बी अपॉन लेमडा बी लिख सकते हैं। चलिए, वी ए आपको दे रखा है 350 अपॉन लेमडा ए हमने गेट किया 1/2 इज इक्वल टू वी बी आपको दे रखा है 3500 और लेमडा बी आपको गेट करना है। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 35 टेंजा हो जाएगा 350, तो लेमडा बी इज इक्वल टू आ जाएगा 10/2 मतलब कि 1 मिनट, 10/2 मतलब कि 5 मीटर। ठीक है, अब लेमडा बी का लेमडा ए के रिस्पेक्ट में हम रेशियो लेंगे, तो लेमडा बी अपॉन लेमडा ए इज इक्वल टू, लेमडा बी आपको मिल चुका है 5 और ये होता है 1/2, तो 5 2 हो जाएगा 10/1, मतलब कि हमारा जो रेशियो 10/1 में है, तो लेमडा बी को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो लेमडा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ लेमडा ए। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ दिया है, इंक्रीज होगा 10 टाइम्स, इंक्रीज बाय फैक्टर 10, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 43 देखते हैं, इसमें आपको बोला अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल एंड मास m1 हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, a block of mass m2 is attached to the free end of the rope, a transverse pulse of wavelength lambda 1 is produced at lower end of the rope, the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is lambda 2, then ratio of lambda 2 to lambda 1। फिगर ड्रॉ करें तो आपको इस तरह से एक रोप दी गई है जिसका मास है m1 और नीचे मास हैंग करके रखा है m2। हमें दोनों के लेमड़ा का रेशियो चाहिए, लेमड़ा 2/λ1, तो हम जानते हैं लेमड़ा वी के प्रोपोर्शनल है, मतलब कि वो हो जाएगा v2/v1। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/m, ठीक है, T/म्यू, बट म्यू तो दोनों में सेम रहेगा मास पर यूनिट लेंथ, तो हम यहाँ पे ले लेंगे T1/T2, तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा, T1 मतलब कि इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे हमारा टेंशन, तो वो टेंशन किसके इक्वल होगा, m1 + m2 इंटू जी, और T2 मतलब इस बी पोजीशन पे टेंशन जो कि m2g होगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा m1 + m2 और डिवीजन में क्या बचेगा m2। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 44 a boat at anchor is rocked by waves whose crests are 100 meter apart and velocity is 25 meter per second, the boat bounces up once in every blank second। देखिए एक्चुअली यहाँ पे आपको पीरियोडिक टाइम पूछा गया है, पीरियोडिक टाइम के लिए हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गेट कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है v/λ, वेलोसिटी आपको दे रखी है 25 और लेमडा की वैल्यू 100, मतलब ये हो जाएगा 1/4 हर्ट्ज, और इस पे से हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमें मिली है 1/4, मतलब कि पीरियडिक टाइम हमारा क्या आ जाएगा 4 सेकेंड, तो मतलब कि जो पीरियडिक टाइम आपको निकालना है वो आपको मिल चुका है 4 सेकेंड, जो कि आपको कहाँ पे दे रखा है, देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बाउंस जो बोट है वो हर 4 सेकंड में बाउंस हो। 45 द परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज इफ द टेंशन इज इंक्रीज बाय 4% विल बी। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, √T के प्रोपोर्शनल होती है, तो डेल्टा v/v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेल्टा T/T, क्योंकि यहाँ पे चेंज बहुत ही स्मॉल है, हम डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, तो डेल्टा v/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ डेल्टा T/T। डेल्टा T/T आपको कितना दे रखा है 4%, 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा 2%, तो वेलोसिटी का जो
इंक्रीमेंट है वो कितना होगा 2%, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।